हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई में नया। कैसे हैं आप सब? और आई नो कि आप सब ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब आपकी जो टेंशन है वो और ज़्यादा बढ़ गई होगी। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं आपका टेंशन का लेवल बढ़ने वाला है। तो अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करिए। अब बिल्कुल भी दिन रह नहीं गए हैं, जितना हो सकता है उतना पढ़िए, क्योंकि ये मौका दोबारा तो मिलने वाला नहीं है। अच्छे से मेहनत करिए और सिलेक्शन कर पाइए अपना, जल्दी से नौकरी लगिए। चलिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जर्नल इज़ कॉल्ड द, जर्नल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, सी डे बुक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। बात करते हैं जर्नल को क्या बोला जाता है। जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए, एक बुक होती है मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक जो होती है वो जर्नल से पहले बनाई जाती है। मेमोरेंडम बुक में ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो एक रफ़ में लिखे जाते हैं ताकि उसे सुंदर लिखा जा सके जर्नल में। तो ये जो बुक होती है ये हर कोई नहीं मेंटेन करता है। तो कई ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो डायरेक्टली अपने ट्रांजैक्शंस जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, और मेमोरेंडम बुक का कोई इतना ख़ास इम्पोर्टेंस भी नहीं है। इस वजह से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें सबसे पहले किस में रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है और बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी बोला जाता है। डे बुक की बात करें तो इसे डे बुक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें डे टू डे ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, इसलिए इसे डे बुक भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन। जो प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जर्नल में वो क्या कहलाता है? तो कोई भी जो प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखने का, उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर डी, जर्नलाइजिंग। लेकिन वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? वो जो जिस फॉर्म में लिखा जाता है उसे बोला जाता है जर्नल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड है जर्नल वो डेराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जॉर से। तो जॉर का क्या मतलब होता है? तो जॉर का मतलब होता है ऑप्शन ए है बुक, बी है एंट्री, सी है डे, या डी रिकॉर्ड। तो जॉर का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, डे, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है जर्नल लिस्ट में जो ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं वो किस क्रम में लिखे जाते हैं, वो किस ऑर्डर में लिखे जाते हैं? ऑप्शन ए है डिक्रीजिंग। नहीं, डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि घटते क्रम में नहीं लिखे जा सकते। जोग्राफिकली भी नहीं, कि मतलब एरिया वाइज डिवाइड करके लिखे जाएं। सी है ऑप्शन क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जर्नल में जो ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं वो जैसे जैसे ओकर होते हैं उस हिसाब से लिखे जाते हैं। मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन पहले हुआ है तो उसे पहले लिखा जाएगा, फिर जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखा जाएगा। तो डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, और जो जैसे होता है उस क्रम से लिखा जाता है। एक इवेंट जैसे ओकर होगा वैसे ही रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो जो ट्रांजैक्शन जो है वो पहले रिकॉर्ड हो रहा है, पहले हुआ है तो वो पहले रिकॉर्ड होगा, जो बाद में हुआ है वो बाद में रिकॉर्ड होगा। तो ये जो क्रम होता है इसे क्रोनोलॉजिकली कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकली भी रॉन्ग ऑप्शन है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम कितने अकाउंट्स इफ़ेक्ट होते हैं? यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड लिखा है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है कि कम से कम पूछा जा रहा है। तो जब आपसे कम से कम पूछा जाएगा तब आप क्या बोलोगे कि कम से कम 2 अकाउंट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसका एक डेबिट पक्ष होता है और एक क्रेडिट पक्ष होता है। जैसे कि गुड्स परचेज़ किए श्याम से, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये जर्नल एंट्री बनेगी। इसमें 2 अकाउंट जो हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। पहला है परचेज़ और दूसरा है श्याम। तो परचेज़ को किया है डेबिट और श्याम को किया है क्रेडिट। तो एवरी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट और एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्नल के कितने कॉलम्स होते हैं? जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं? पहला कॉलम जो होता है वो डेट का होता है, फिर दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, फिर इसे मैं शॉर्ट में बना रही हूँ क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम, फिर इसके बाद अमाउंट, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट वाली। चलिए काउंट कर लीजिए कितने कॉलम्स हुए। 1 2 3 4 5।
तो टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ को लेजर फोलियो कहते हैं, फिर अमाउंट या डेबिट क्रेडिट भी बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, 5 कॉलम्स होते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बने हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जर्नल में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाता है ट्रांजैक्शंस के बारे में, उसे क्या कहते हैं? तो जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है ट्रांजैक्शन का उसे बोला जाता है नरेशन। नरेशन जैसे कि मान लीजिए कि गुड्स आपने बेचे रामेश को, तो रामेश डेबिट टू सेल्स ये एंट्री बनी, और फिर आप क्या लिखते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रामेश। ये जो आप बीइंग से शुरू कर रहे हो ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, नरेशन होता है। तो अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए है, पूरी जानकारी चाहिए है, तो जर्नल जो है वो आपको पूरी जानकारी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बारे में देता है। जर्नल एंट्री में पूरे ट्रांजैक्शन के तो बारे में मिलता है, साथ में एक ब्रीफ भी चीज़ मिलती है जिसे बोला जाता है नरेशन या फिर ब्योरा हिंदी में कहते हैं। ये संक्षिप्त रूप से बताता है ट्रांजैक्शन के बारे में। इसमें आपको विस्तृत जानकारी ना मिलकर संक्षिप्त जानकारी जो है वो मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, नरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलम ऑफ जर्नल, कौन सा कॉलम है जर्नल का जो कंप्लीट नहीं होता है जर्नलाइजिंग के टाइम? पहली बात करते हैं जर्नलाइजिंग क्या होता है। जर्नलाइजिंग का मतलब जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिखते हो, तो जब आप ट्रांजैक्शंस को जर्नल में लिख रहे हो तो कौन सा कॉलम ऐसा है जर्नल का जो आप नहीं फिल करते हो, नहीं पूरा करते हो? तो डेट तो आप सबसे पहले ही लिखते हो जर्नल में, क्योंकि डेट जो है वो फर्स्ट कॉलम है जर्नल का, तो इसे तो पूरा लिखते हो, पहले ही लिखते हो। फिर ऑप्शन है बी, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का क्या मतलब है? लेजर फोलियो में आप लिखते हो लेजर का वो पन्ना जहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करी है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। लेजर फोलियो मतलब आपको वो पन्ना लिखना है, उस पन्ने को लिखना है, जैसे 53 पेज नंबर है, 52 पेज नंबर है, वो पेज नंबर लिखना है जहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया है लेजर में। तो ये काम आप तभी लिख पाओगे ना जब आप पोस्टिंग करोगे। भाई किस पन्ने में हमने ये एंट्री को पोस्ट किया, ये तो लेजर बनाते समय ही आपको पता लगेगा, जर्नल बनाते समय तो पता लगने वाला नहीं है। तो इस वजह से लेजर फोलियो को कब फिल किया जाता है, जर्नलाइजिंग के टाइम तो फिल नहीं किया जाता है। तो ये है इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज़ एन एंट्री, ये ऐसी एंट्री होती है जिसमें केवल 2 ही अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। तो ऐसी एंट्री को क्या बोला जाता है? ऐसी एंट्री को बोला जाता है सिंपल जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 ही अकाउंट्स क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। 2 ही अकाउंट्स का क्या मतलब है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, बस। सिर्फ एक अकाउंट ही डेबिट होगा, एक अकाउंट ही क्रेडिट होगा, सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री में यही होता है। अच्छा, फिर कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री में 2 भी अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपने सैलरी की भी पेमेंट करी, रेंट की भी पेमेंट करी, वेजेस की भी पेमेंट करी, तो आप क्या बनाओगे एंट्री? सैलरीज डेबिट, वेजेस डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश। तो ये क्या है, आपकी कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें आपने डेबिट कितने अकाउंट्स को किया है, 1 2 3, मोर देन 1 अकाउंट को आपने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो ये कैसी एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर इज कॉल्ड एज, लेजर को क्या बोला जाता है? लेजर इज़ अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। यस, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहा जाता है। अगर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री पूछी जाएगी तो वो जर्नल को बोला जाता है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोली जाएगी तब वो जर्नल को बोला जाता है, लेकिन बुक ऑफ फाइनल एंट्री लेजर को कहा जाता है। फिर है प्रिंसिपल बुक, सिर्फ प्रिंसिपल बुक नहीं बल्कि बोला जाता है कि प्रिंसिपल बुक ऑफ ऑल अकाउंट्स, सभी अकाउंट्स की प्रिंसिपल बुक होती है लेजर।
बात करते हैं लेजर के बारे में। लेजर एक क्लासिफाइड और समराइज्ड फॉर्म होती है, जिसमें अगर मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपको किसी से कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, तो एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जब आपको जानकारी चाहिए है, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट की जानकारी आपको किससे मिलेगी? आपको लेजर से मिलेगी, क्योंकि लेजर में सभी अकाउंट्स को समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे डे बुक नहीं बोला जाता, डे बुक जर्नल को बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल। जो भी ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में लिखा है, जब आप उसको लेजर में लिखते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है पोस्टिंग, बी जर्नलाइजिंग, सी एडिटिंग या डी ड्राफ्टिंग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सी पोस्टिंग, सॉरी ए पोस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए पोस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ लेजर। लेजर में कितने कॉलम्स होते हैं? आपको पता है लेजर जो होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो उसमें कितने कॉलम्स होते हैं? उसमें होते हैं 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तो टोटल कॉलम्स कितने हो गए? टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। इसे थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं, फिर स्पेस नहीं बचेगी। डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जेएफ, ये अमाउंट, डेट, फिर पर्टिकुलर्स, स्पेस नहीं बची, जेएफ, अमाउंट। तो अब आप काउंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से कुछ कॉलम्स को छोटा बनाना पड़ता है और बड़ा बनाना पड़ता है। तो आई होप कि आप समझ जाएंगे। चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर लेजर में जर्नल फोलियो लिखा जाता है, लेजर फोलियो नहीं लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लेजर में आप क्या लिखते हो? जर्नल फोलियो। जर्नल में क्या लिखते हो? लेजर फोलियो। अच्छा, जर्नल फोलियो का क्या मतलब है? जर्नल फोलियो का मतलब है कि जर्नल में किस पेज में आपने ये जर्नल एंट्री बनाई है। ठीक है, वहाँ पर क्या था? आप लेजर लिखते थे, लेजर का पेज नंबर जहाँ पे आपने पर्टिकुलर एंट्री को पोस्ट किया है, यहाँ पर आप जर्नल एंट्री का पेज लिखते हो। तो टोटल कॉलम्स कितने हो गए? टोटल कॉलम्स आपके हो गए 8। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेजर कॉलम दैट लिंक द एंट्री विद द जर्नल। वो लेजर कॉलम जो लिंक करता है, लिंक का मतलब जो जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है? जर्नल को। किससे जोड़ रहा है? दैट लिंक्स द एंट्री विद द जर्नल, मतलब एंट्री को लिंक कर रहा है जर्नल से। तो लेजर का कौन सा कॉलम होता है? लेजर का एक ही कॉलम है, जर्नल फोलियो। तो लेजर का जो जर्नल फोलियो होता है वो लिंक करता है एंट्री को जर्नल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब टोटल ऑफ डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेसिकली लेजर की बात कर रही है यहाँ पे। अगर आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों साइड आप बराबर बराबर बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड का बैलेंस ज़्यादा नहीं है, किसी भी साइड का बैलेंस कम नहीं है, इक्वल बैलेंस आ रहे हैं, ऐसे केस में क्या आपका शो होगा? डेबिट बैलेंस? नो। क्रेडिट बैलेंस? नो। डेबिट क्रेडिट बैलेंस तो तब निकलता है जब आपके किसी भी साइड का बैलेंस या तो ज़्यादा हो या तो कम हो। लेकिन जब दोनों ही साइड का टोटल क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, दोनों साइड इक्वल चल रही हैं, तो फिर बैलेंस क्या निकलेगा? नील निकलेगा। तो क्या ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे? नहीं शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस में जब बैलेंस ही नील आ रहा है तो फिर क्या दिखाएंगे हम वहाँ पे? नेक्स्ट है, अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो बैलेंस क्या निकलेगा? अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है डेबिट साइड से तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। मान लीजिए कि डेबिट साइड का टोटल क्या है? ज़्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का कम होगा। क्रेडिट साइड आप क्या लिखोगे? टू बैलेंस ईडी लिखोगे। फिर ये टू बैलेंस ईडी आप कहाँ पे लेकर आओगे? टू बैलेंस बीडी में लेकर आओगे।
तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो इसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है लेजर इज़ अ बुक। लेजर एक बुक होती है जिसमें अकाउंट्स जो होते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, नन ऑफ द अबव। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि अब एग्ज़ाम टाइम में ये क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि पर्सनल अकाउंट में आप मान लो कैपिटल अकाउंट तो हम बनाते ही हैं लेजर में। फिर है रियल ले लो, रियल मतलब कैश अकाउंट हो गया, एसेट का अकाउंट हो गया। नॉमिनल में आप कोई खर्चा ले लो। तो ये सब क्या है, ये सब अकाउंट्स हम बनाते हैं। तो इसमें तीनों अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। पर्सनल भी कैपिटल अकाउंट आप लेजर में बनाते हो, रियल में कैश बनाते हो कैश अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट्स भी, सॉरी बी ऑप्शन, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। पर्सनल भी, रियल भी और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स जो होते हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। लेकिन जो भी रेवेन्यू है, जैसे कि आपका मान लीजिए आप शो कर रहे हो परचेजेस का अकाउंट बनाया आपने, तो इसका जो बैलेंस होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ठीक है। और जो भी आपके खर्चे हो गए आपने बनाया, सपोज़ डिस्काउंट का अकाउंट बनाया, तो ये सब कहाँ पे जाएगा, ये सब आपका जाएगा पीएल अकाउंट में। तो इसके जो बैलेंस होते हैं वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस आपका लेजर की मदद से बनाया जाता है। अच्छा, लेजर किसकी मदद से बनाया जाता है, लेजर जर्नल की मदद से बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस को हम किन मेथड से बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस 3 मेथड से बनाए जाते हैं। पहला है टोटल मेथड। टोटल मेथड क्या है, टोटल मेथड में आप क्या होता है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का टोटल कर लो, क्रेडिट साइड का टोटल कर लो। इन दोनों के टोटल को जब आप दिखाते हो ट्रायल बैलेंस में, इसे बोलते हैं टोटल मेथड का यूज़ करना। बैलेंस मेथड का मतलब, बैलेंस मेथड जो आप अक्सर बुक वगैरह में करते हो, मतलब बुक्स वगैरह में या फिर आपने जो भी पढ़ा है वो बैलेंस मेथड से ही पढ़ा है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड को प्लस करते हो। अगर किसी का कम आ रहा है तो बैलेंस ईडी लिखते हो, फिर बैलेंस बीडी लिखते हो। जहाँ बैलेंस बीडी आएगा मतलब जो भी क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है वो आप ट्रांसफ़र कर देते हो ट्रायल बैलेंस में। तो सेम तरीका जो होता है ये बोलते हैं बैलेंस मेथड, ठीक है। बैलेंस मेथड क्या है, जो भी आपके बैलेंस निकल रहे हैं ना, किसी एक साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, किसी एक साइड का कम आ रहा है, तो आप क्या करते हो, बैलेंस ईडी लिखते हो, फिर उसे बैलेंस बीडी ट्रांसफ़र करते हो। ये जो तरीका होता है ये बैलेंस मेथड का होता है। नेक्स्ट है टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल और बैलेंस मेथड जो होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टोटल मेथड का भी और बैलेंस मेथड का भी कॉम्बिनेशन है। टोटल मेथड क्या है, टोटल मेथड में, टोटल और बैलेंस मेथड में आप 4 कॉलम्स बनाते हो। वैसे तो आप डेबिट क्रेडिट लिखते हो ट्रायल बैलेंस में, लेकिन जब आप टोटल और बैलेंस मेथड यूज़ करते हो ना तब आप 4 कॉलम बनाते हो। 4 कॉलम कौन कौन से हैं, 4 कॉलम जो हैं वो आप एक डेबिट बैलेंस भी दिखाते हो, क्रेडिट बैलेंस भी दिखाते हो, डेबिट साइड का टोटल भी दिखाते हो, क्रेडिट साइड का टोटल भी दिखाते हो। तो ये 4 कॉलम्स का आप दिखाते हो टोटल और बैलेंस मेथड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। ट्रायल बैलेंस तीनों की ही मदद से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा यूज्ड मेथड कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ किया जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो बैलेंस मेथड, क्योंकि आपकी बुक्स, आपकी स्टडी में यही मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। बैलेंस मेथड इज़ राइट मेथड। नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से लेजर अकाउंट के। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है। पहली चीज़ ये समझनी है कि स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस से बनाया जाता है। किससे बना रहे हैं डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, लेजर अकाउंट से हमें मिलता है डेबिट क्रेडिट बैलेंस। किस लिए बनाया जाता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, ये दी है JR बाटलीबॉय ने। तो इसमें तो कुछ भी समझाने जैसा नहीं होता क्योंकि ये तो फैक्चुअल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस क्या है। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट है डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाना। ये तो है, मतलब ठीक है, इम्पोर्टेंस है। शो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस,
ये भी मान सकते हैं, ठीक है, एक तरीके का। लेकिन हमसे मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो किसी भी चीज़ अगर आप जर्नल बना रहे हो तो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो फाइनेंशियल पोजीशन शो करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पीछे का जो मेन मकसद होता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना। अगर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी आप मेन टेस्ट करने के लिए क्या बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट है। नेक्स्ट है, ट्रायल बैलेंस क्या कॉन्क्लूसिव प्रूफ है एक्यूरेसी का बुक्स ऑफ अकाउंट की। मान लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, तो क्या हम ये कह दें कि बुक्स की सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब आप एक्यूरेट हैं बुक्स ऑफ अकाउंट? नो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ट्रायल बैलेंस बना लेने से कॉन्क्लूसिव प्रूफ पता चल जाएगा, कॉन्क्लूसिव का मतलब है कि एकदम लास्टली आप ये कह सकते हो कि आपके अकाउंट्स पूरे ठीक हैं, तो फिर ऑडिटिंग की क्या ज़रूरत पड़ेगी? ऑडिटिंग की ज़रूरत ही नहीं है जब हमारे अकाउंट्स ठीक हैं। जब हम यहाँ तक ठीक हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी ऑडिटिंग की? तो इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस जो है वो सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को ही बताता है, वो पूरा प्रूफ नहीं देता है कि आपके अकाउंट्स भी ठीक बने हैं। ये ट्रायल बैलेंस का काम नहीं है। सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताना ट्रायल बैलेंस का काम है। ऐसा क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एग्ज़ाम में स्टेटमेंट्स बना के आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ये स्टेटमेंट को ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट्स की एक्यूरेसी नहीं बताता है बल्कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। विच एरर्स रिमेन अनडिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस द्वारा शो नहीं किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। यस, ये जो है ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है ट्रायल बैलेंस। मान लीजिए आपने मशीनरी में डेबिट करना था तो आपने उसे रिपेयर में डेबिट कर दिया, तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आने लगा, डेबिट तो हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपने किसी भी गलत अकाउंट में डेबिट क्यों ना कर दिया हो, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जर्नल एंट्री एक आपने नहीं लिखी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पोस्टिंग तो करी नहीं है ना, तो जर्नल एंट्री नहीं लिखी तो पोस्टिंग का सवाल ही नहीं उठता, तो और एरर्स भी डिस्क्लोज्ड नहीं हो पाएंगे। तो इससे भी क्या होगा, मतलब वो एरर्स जो ट्रायल बैलेंस से आपको नहीं पता लगने वाले हैं कि आपने ओमिट किया है या नहीं किया है। कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब जब एक की कमी दूसरे द्वारा भर ली जाती है, मतलब आपकी कमी आपने कोई गलती करी तो अगर आपकी गलती की भरपाई अगर आपके बहन ने कर दी, आपके भाई ने कर दी, तो ये एक तरीके के कंपेंसेटिंग एरर्स होते हैं। मतलब एक की कमी जब दूसरे ने पूरी कर दी होती है तो उस एरर्स को बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। मान लो 500 रुपये जो थे वो डेबिट करने थे और अल्टीमेटली क्या हुआ कि आपने 500 रुपये जो हैं वो आपको डेबिट करने थे और आपने क्या कर दिए, 1000 रुपये डेबिट कर दिए और एक क्या कर दिया, 500 रुपये क्रेडिट कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या निकल कर आएगा, 500 डेबिटेड तो ठीक है क्योंकि 1000 थे, 500 क्रेडिट करके वो कंपेंसेट हो गए। तो ऐसे एरर्स भी जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, अगर आपको चेक मिलता है और आप बैंक में सेम डे नहीं जा रहे हो, मतलब अगर आपके हाथ में किसी ने चेक दिया और आप सेम डे बैंक में जमा कराने नहीं गए तो उसे बोला जाता है चेक इन हैंड। जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, ठीक है, तो आप क्या एंट्री बनाओगे, और अगर आप डिपॉजिट भी करा रहे हो तो अगर आपको किसी से चेक मिलता है और आप उसको ट्रांसफ़र भी करा रहे हो, आप उसको जमा भी करा रहे हो बैंक में, तब जो आप एंट्री बनाते हो तो वो कौन सी एंट्री बनाते हो? अगर आपको चेक मिला और आपने डिपॉजिट नहीं किया है बैंक में, तब आप डेबिट करते हो चेक इन हैंड अकाउंट। मान लीजिए कि आपको चेक मिल रहा है रामेश से, या कोई भी नाम ले लो, सुरेश ले लो, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुरेश। अभी आपने पैसा जमा नहीं किया बैंक में, जब जमा कर दोगे चेक तब आप क्या एंट्री बनाओगे, तब आप इसको क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तब आप बैंक अकाउंट डेबिट कर दोगे और चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिस्काउंट इज़ अलाउड। ये डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप लार्ज क्वांटिटी में परचेज़ करते हो, तो ये है ट्रेड डिस्काउंट।
दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परचेज़ करते हो, और कैश डिस्काउंट तब दिया जाता है जब आप टाइमली पेमेंट कर देते हो, तब आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। लेकिन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। पहला है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो आप इनवॉइस में डिडक्ट करके दिखाते हो, लेकिन कैश डिस्काउंट को डिडक्ट करके नहीं दिखाते हो। ट्रेड डिस्काउंट आपको कैश सेल में भी मिलता है, क्रेडिट सेल में भी मिलता है, लेकिन कैश डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब आप कैश पेमेंट करोगे। तो ये जो है ये डिफरेंस है। जब आप जर्नल एंट्री बनाते हो तो आप ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हो, लेकिन कैश डिस्काउंट को दिखाते हो। चलिए नेक्स्ट, पर्सनल यूज़ के लिए जब प्रोप्राइटर गुड्स लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर राम ने नकद गुड्स बेचे हैं तो एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। पहले तो एंट्री बना लो। एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट टू सेल्स, क्योंकि नकद गुड्स को बेचा है, कैश डेबिट टू सेल्स। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है सेल्स बुक। सेल्स बुक में कौन से खर्चे आते हैं, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स आती हैं। क्या ये क्रेडिट सेल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैश बुक में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि कैश इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल आएगा। तो कैश से रिलेटेड है, क्योंकि आपने नकद बिक्री करी है, तो कैश डेबिट टू सेल्स कैश बुक में जाएगा। जर्नल प्रॉपर में नहीं आने वाला, राइट ऑप्शन पता ही लग गया, तो ऑप्शन बी क्या है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस इन द पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक में कोई भी बैलेंस है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। पेटी कैश बुक क्या होती है, पेटी कैश बुक में छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे चाय पानी का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, कैरेज छोटा मोटा भाड़े का खर्चा। तो अगर जो पेटी कैश बुक का बैलेंस होता है वो क्या होता है, वो एसेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। उधार में फर्नीचर खरीदा आपने, तो आप क्या करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में ख़रीदा है तो जिससे ख़रीदा है उसको क्रेडिट करोगे। सेल्स बुक में आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सेल्स थोड़े ना है, ये तो आप एसेट परचेज़ कर रहे हो, सेल तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, और वो भी क्रेडिट सेल। सेल तो आप एसेट मतलब परचेज़ तो आप एसेट कर रहे हो ना, तो सेल का कोई कनेक्शन ही नहीं है। परचेज़ बुक में आएगा, परचेज़ बुक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आप कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हो बल्कि एसेट खरीद रहे हो, ठीक है। गुड्स नहीं परचेज़ कर रहे हो, आप एसेट परचेज़ कर रहे हो। तो परचेज़ बुक में कौन सी एंट्रीज़ आती हैं, परचेज़ बुक का जो रिलेशन है वो है क्रेडिट परचेज़ से। आप जब भी कुछ उधार खरीद रहे हो यहाँ पर, लेकिन आप एसेट खरीद रहे हो, कुछ परचेज़ नहीं कर रहे हो। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है ना। परचेज़ मतलब जब आप गुड्स वगैरह खरीद रहे हो, और यहाँ पर तो आप एसेट खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीद रहे हो। तो ये जो आएगा ये आपका जर्नल प्रॉपर में आएगा। जर्नल प्रॉपर को रेसिडुअरी बुक भी कहा जाता है, अवशिष्ट बुक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शंस वो किसी और में नहीं जाते हैं, वो किस में जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में जाते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी कार्ट ने। स्टेशनरी कार्ट है मतलब कुछ ना कुछ खरीद बेच का ही सिस्टम है यहाँ पे। तो स्टेशनरी खरीदी है स्टेशनरी कार्ट ने, तो वो किस में डेबिटेड होगी। देखिए यहाँ पर जो स्टेशनरी कार्ट, अगर कोई भी स्टेशनरी खरीद रहा है तो वो ऑफिस पर्पज़ के लिए नहीं है, ये उसका माल ही है, ये उसके लिए गुड्स ही हैं, क्योंकि वो स्टेशनरी में डील कर रहा है। स्टेशनरी कार्ट का क्या मतलब है, स्टेशनरी में डील कर रहा है वो बंदा, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो परचेज़ हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए स्टेशनरी नहीं है, वो सिर्फ ऑफिस पर्पज़ के लिए नहीं ले रहा है, वो उसका माल ही है। तो इस वजह से हम इसे किस में डेबिट करेंगे, परचेज़ में। लेकिन अगर कोई और स्टेशनरी खरीद रहा होता तो वो क्या होता, कोई व्यापारी है, कोई ट्रेडर है, अगर वो स्टेशनरी ऑफिस के लिए ख़रीद रहा है तो वो स्टेशनरी में डेबिट किया जाता। लेकिन यहाँ तो उसका काम ही है ना स्टेशनरी का, तो परचेज़ में डेबिट होगा। नेक्स्ट है कैश सेल ऑफ फर्नीचर। एक फर्नीचर का व्यापारी है और वो नकद बेच रहा है, क्या, फर्नीचर। तो ये किस में डेबिट होगा, पहली चीज़ तो बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है, फर्नीचर का व्यापारी है, तो उसके लिए ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये तो उसके लिए क्या है, ये तो उसका माल ही है ना। तो कैश डेबिट टू सेल ये एंट्री बनेगी। तो डेबिट किसको किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा कैश अकाउंट को। ऑप्शन क्या है, राइट, ए वाला। तो गाइज़ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।